की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करके इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। दीप का प्रज्वलन आदरणीय मंचस्थ अतिथियों द्वारा हूँ भूख मरूं हूँ प्यास मरूं मेवाड़ भरा आजाद रहे, हूँ घोर रोजाना में भटकूं परमण में मारी याद रहे, हूँ रजपूती रोजायो हूँ रजपूती कर चुकाऊंगा और तीस पड़े पर पाग नहीं पर दिल्ली मान झुकाऊंगा। ये उद्घोष महाराणा प्रताप के जीवन का निरंतर हमें प्रेरित करेगा, हमें प्रेरणा देगा अपने देश अपने संस्कृति पर अभिमान करने का, उसे अक्षुण्य बनाए रखने का और उसे किसी भी प्रकार की विदेशी दास्ता से मुक्त कराने के लिए उनका यह उद्घोष हमें घोर अंधेरे में भी एक प्रकाश स्तंभ की भांति मार्गदर्शित करता रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय मुख्य वक्ता मुख्य अतिथि मंच पर विराजमान हो गए हैं और चूंकि यह एक सारस्वत अनुष्ठान है और इस सारस्वत अनुष्ठान का प्रारंभ जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है, हम सरस्वती वंदना से करते हैं। मैं सरस्वती वंदना के लिए महाविद्यालय की छात्राओं को आमंत्रित करता हूं। आज महाराणा प्रताप जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबके बीच मुख्य वक्ता के रूप में पूर्वोत्तर रेलवे के पूर्व मुख्य परिचालन प्रबंधक आदरणीय
श्री रणविजय सिंह सर हम सबके बीच सादर उपस्थित हैं। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका। महाविद्यालय जब भी अपने शुभचिंतकों मार्गदर्शकों के विषय में सोचता है तो बरबस ही मुख्य वक्ता आदरणीय रणविजय सिंह सर का नाम हम सबके सामने प्रस्तुत हो ही जाता है। आप समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम सबके बीच आते रहते हैं, हमें मार्गदर्शित करते रहते हैं। यूं तो आप जैसे महनीय व्यक्तित्व से लगभग हम सभी लोग, मेरा अनुमान अगर गलत नहीं है तो शिक्षकों में तो लगभग सभी शिक्षक आपसे परिचित हैं ही। तथापि आपका संक्षिप्त परिचय इस कार्यक्रम के दौरान मैं देना चाहूंगा। मूल रूप से फैजाबाद की माटी में आपका जन्म हुआ, आपकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा फैजाबाद परिक्षेत्र में हुई। तत्पश्चात 1976 में आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से भूगोल विषय में एमए की उपाधि प्राप्त की है और 1976 से 1982 तक बस्ती जिले में स्थित एपीएन पीजी कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया है। 1982 में देश की प्रतिष्ठित आईएएस सेवा में आपका चयन हुआ और आप इंजीनियरिंग इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस कोर में नियुक्त हुए। 1984 में पहली नियुक्ति आपकी महाराष्ट्र के अकोला में हुई। 1986 में प्रमोट होकर आप मंडल संरक्षण अधिकारी के रूप में हैदराबाद रेल मंडल में नियुक्त हुए। 1987 से 89 तक मंडल परिचालन अधीक्षक के रूप में हुगली मंडल कर्नाटक में आपने सेवाएं दी हैं। 1990 में वरिष्ठ रेल मंडल परिचालन अधीक्षक के रूप में गुंटकला आंध्र प्रदेश में आपने सेवा दी और तत्पश्चात 1991 से 94 तक पूर्वोत्तर रेलवे के उप मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में, 1994 से 2002 तक पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में, 2002 से 2003 और 2005 से 2009 तक पूर्वोत्तर रेलवे में मुख्य माल भाड़ा प्रबंधक के रूप में आपने गोरखपुर जनपद में अपनी सेवाएं रेलवे को दी हैं। 2003 से 2005 तक आप मंडल रेल उप प्रबंधक उत्तर रेलवे के रूप में लखनऊ में कार्यरत रहे। 2009 से 2012 तक पूर्वोत्तर रेलवे में मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक के रूप में आपने गोरखपुर में कार्य किया। तत्पश्चात 2012 से 13 तक पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में गोरखपुर में कार्य किया है। इसके अतिरिक्त इन प्रशासनिक कार्यों दायित्वों के अतिरिक्त पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य राजभाषा अधिकारी के रूप में, स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव तथा महासचिव के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं भारतीय रेलवे को दी है। और इतने लंबे प्रशासनिक कार्यकाल के बावजूद आप एक कुशल और प्रख्यात साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। साहित्य की लगभग जितनी भी विधाएं हैं सभी विधाओं में आपकी लेखनी, आपकी कलम निरंतर चलायमान रही है। खासतौर पर व्यंग्य विधा के आप सिद्धहस्त माने जाते हैं, पारंगत माने जाते हैं। आपके कुछ व्यंग्य रचनाएं भी प्रकाशित हुई हैं जिनमें शिखंडी का जयघोष, आत्ममुग्ध, सरकार बनाने के अचूक नुस्खे, बातन हाथी पाइये, पाखंडी भारतीय, पनही कुंभन दास की लिस्ट लंबी है और भी तमाम रचनाएं हैं। लेकिन ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनके लिए आपको केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ऐसे सहज, सरल, सहृदयी और प्रशासनिक गतिविधियों में प्रशासनिक अनुभव के साथ साहित्यिक अनुभव को भी रखने वाले मुख्य वक्ता आज हम सबके बीच उपस्थित हैं। सर, मैं आपका पुनः एक बार महाविद्यालय में महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम जिनकी अध्यक्षता में हो रहा है परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र भारती सर, हम सभी आपसे भली भांति परिचित हैं। निरंतर आपका मार्गदर्शन, आपका पाठ्य हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षक प्राप्त करते रहते हैं। आज संयोग की बात है कि आज सुबह 10 बजे से ही आपका सानिध्य निरंतर हम सभी शिक्षक विद्यार्थियों को मिल रहा है। महाविद्यालय की गतिविधियों से आपका गहरा जुड़ाव रहता है। आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के सेवानिवृत्त आचार्य रहे हैं। भौतिकी आपका विषय रहा है, लेकिन किसी भी विषय की सीमा में, किसी विषय की सीमा में आपको बांधना न्याय संगत नहीं होगा। सभी विषयों के गूढ़ ज्ञाता के रूप में आप हम सभी को मार्गदर्शित करते हैं। मैं इस कार्यक्रम में सर आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं।
इसके साथ ही मंच पर महाविद्यालय के उप प्राचार्य के रूप में मेरे सहयोगी मेरे बड़े भाई डॉक्टर वेंकट रमन सर भी उपस्थित हैं। मैं आपका भी सर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। और अब मैं आदरणीय उप प्राचार्य डॉक्टर वेंकट रमन जी से सादर निवेदन करूंगा कि आज हमारे जो अतिथि हैं उन अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करके महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। स्वागत की इस परंपरा के उपरांत मैं एकल गीत के लिए महाविद्यालय की छात्रा गुड़िया को आमंत्रित करता हूं। और अब मैं निवेदन करता हूं अपने आज के आदरणीय मुख्य वक्ता से कि आज महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन व्यक्तित्व कृतित्व से हम सभी को परिचित कराने की कृपा करें। सर धन्यवाद। जब मैं यहाँ आता हूँ इस महाविद्यालय में तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता का कारण ये है कि ये महाविद्यालय बहुत ही
सुव्यवस्थित है और यहाँ के छात्र बहुत ही अनुशासित हैं और उसके साथ साथ इस महाविद्यालय का यह महाविद्यालय पूरी तरह से सुशासित है। आज जो विषय यहाँ दिया गया है, राम राज्य की संकल्पना, रघुवंशी राम से महाराणा प्रताप, ये पूरी तरह से आज के दिन और आज के समय के लिए सबसे उपयुक्त विषय है। आज वह तिथि है जिस तिथि को हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप का 56 वर्ष से अधिक की आयु में अवसान हुआ था चामुंड में। और 3 दिन बाद रघुवंशी राम के मंदिर में उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो दोनों ही कोणों से अगर हम देखें तो आज का यह विषय बहुत ही समाचीन है और समीचीन होने के साथ ही आवश्यक भी है। जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो एक ऐसे आदर्श राज्य की बात होती है, एक ऐसे आदर्श शासन की बात होती है जिसे हर कोई चाहता है, जिसकी अपेक्षा हर कोई करता है। राम रघुवंश के पहले पराक्रमी शासक नहीं थे, न पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने कि सुशासन किया। आप वंश परंपरा देखिए, ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप और कश्यप के पुत्र थे विवस्वान। विवस्वान जिन्हें सूर्य भी कहा जाता है, सूर्य का एक नाम विवस्वान है। विवस्वान से मनु हुए, इसीलिए इस मनवंतर को वैवस्वत मनु मनवंतर कहा जाता है। वैवस्वत मनु की हम सभी लोग संतान है, इसलिए मानव कहे जाते हैं। मनु से इक्ष्वाक, मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाक थे, जिन्हें केंद्रीय सत्ता मनु ने सौंपी और अयोध्या उसकी राजधानी थी। और इसी इक्ष्वाक वंश में राम का जन्म हुआ। इस इक्ष्वाक वंश की एक लंबी परंपरा थी, अच्छे शासकों की, पराक्रमी शासकों की। मानधाता हुए हरिश्चंद्र, भगीरथ, दिलीप, अजय, दशरथ, मुचकुंद, जितने भी नाम लीजिए पराक्रमी और सुशासन करने वाले शासकों का, सब उसी अयोध्या के इक्ष्वाक वंश से आते हैं। और जब वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि पूछते हैं नारद से कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है, वो बताते हैं कि जब मैं आज स्नान करने गया तो क्रौंच के 2 क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से एक को जब निषाद ने मार दिया तो मेरे मुंह से एकाएक क्या निकला, मां निषाद त्वमगम प्रतिष्ठाम शाश्वती सताम यद क्रौंच मिथुनात्मेकम अवधीय काम मोहिता। नारद ने कहा ये तो श्लोक है। कहा तो मैं क्या करूं,
कहा इसमें आप किसी ग्रंथ की रचना करिए, तो कहा ग्रंथ की रचना करूं? हाँ, प्रबंध ग्रंथ की रचना करिए और किसी व्यक्ति के संबंध में रचना करिए। कहा तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके संबंध में मैं, जिसके चरित्र को मैं लिपिबद्ध करूं? ऐसा कौन सा? उन्होंने 17 गुण बताए कि इन 17 गुणों वाला व्यक्ति कौन सा है? मैं तो इन 17 गुणों से युक्त जो व्यक्ति होगा उसी के बारे में लिखूंगा। तो क्या बोलते हैं कि इक्ष्वाक वंश प्रभो राम, इक्ष्वाक वंश में राम पैदा हुए थे। रघु तब तक हो चुके थे, रघु परदादा थे राम के। दिलीप के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र राम। तो राम के परदादा थे रघु, लेकिन तब तक रघु बड़े पराक्रमी थे। आपको पता है कि विश्वजित यज्ञ के बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। और कौत्स जो कि वरतंतु अथवा विश्वामित्र, किसी दोनों में से किसी के शिष्य थे। कहीं विश्वामित्र का नाम आता है, विश्वामित्र के शिष्य थे, कहीं आता है वरतंतु के शिष्य थे। तो उनसे उन्होंने जब कई बार कौत्स ने कहा कि नहीं मैं गुरु दक्षिणा देकर ही जाऊंगा, तो गुरु को पता था कि ये व्यक्ति तो दे नहीं सकता गुरु दक्षिणा। तो हार करके उन्होंने कहा कि जाओ 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे। ऐसा मांगा कि जो कि दे न पाए, और आगे कहे कि भाई मैं तो देने लायक नहीं हूं। तो कौत्स ने कहा और कोई तो है नहीं, एक रघु ऐसे हैं जहां से मुझे इतनी मुद्राएं मिल सकती। रघु के पास गए। रघु तब तक सारी चीजें दान करके और मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहे थे। मिट्टी के बर्तन के सिवा उनके पास कुछ नहीं रहा। कौत्स ने कहा कि मुझे राजन मैं क्या मांगू? कहा नहीं मांगिए जो मांगना है। कहीं नहीं राजन, कहा नहीं राजन मैं तो देख रहा हूं आपकी स्थिति नहीं, फिर भी मांगिए, मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है तो आप रुकिए, इंतजाम होगा। और उन्होंने क्या किया, कुबेर पर चढ़ाई करने की घोषणा कर दी। और कुबेर ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बरसा दी। उससे ज्यादा बरसा दी। कौत्स ने 14 करोड़ इकट्ठा किया, बाकी छोड़ दिया और जाकर के गुरु वरतंतु या विश्वामित्र जो भी नाम हो, जिन्हें भी आप माने, हर पुराण में अलग अलग होगा, उनको जाकर के सौंप। तो ऐसे प्रभावशाली, ऐसे प्रथम मानधाता पहले चक्रवर्ती सम्राट थे और उनकी अंतिम रानी लीबिया की थी। तो ऐसे शक्ति संपन्न, ऐसे सुशासन वाले राजाओं की शासन की बात न करके बात किसकी की जाती है? राम के राज्य की, राम राज्य की। राम राज्य की बात क्यों की जाती है? क्योंकि राम का राज्य वो प्रजातंत्र का आदर्श उदाहरण था। राम का राज्य केवल राजा का राज्य नहीं था, वो प्रजातंत्र का आदर्श उदाहरण था। राम जब 14 वर्ष वन में जाते हैं तो वहां आदिवासियों से, गिरिजनों से, वनजनों से वो संपर्क करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उन समस्याओं से जब महल में कोई रहता है, राजा या युवराज या राजकुमार, तो उसे आम आदमी की
समस्याओं के बारे में पता नहीं होता है, तो जब राज्य करेगा तो क्या उसे पता चलेगा। इतिहास के विद्यार्थी यहाँ होकर बलबन का नाम सुना होगा ना। बलबन के एक पुत्र था, पोता बल्कि, क्या नाम था, नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन को बलबन ने कुछ देखने ही नहीं दिया, महिला नहीं देखने दिया, शराब नहीं देखने दिया, ठीक से खाना नहीं देखने दिया। और हुआ क्या कि जब वो सुल्तान बना तो इन विषयों में इतना लिप्त हो गया कि 1.5 वर्ष में मुक्त हो गया। तो राम जो है जब वन में जाते हैं तो वहां उनका सामना इन लोगों से होता है, उनसे मिलते हैं, उनके से सहयोग लेते हैं, उनकी सेना बनाते हैं। रावण एक विदेशी आक्रांता भी था। रावण केवल आतता ही नहीं था, रावण एक विदेशी आक्रांता भी था। सिद्धाश्रम जो बक्सर के आसपास है, राम केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं, तो उस समय विचारधाराएं थी, एक वशिष्ठ की विचारधारा और दूसरी विचारधारा थी विश्वामित्र की विचारधारा। हाँ, इस बीच हरिश्चंद्र के पिता, इससे बीच जो है प्रजातंत्र का एक प्रयोग जो है और हुआ था। रघु से भी पहले इक्ष्वाकु वंश में किया किसने था? हरिश्चंद्र के पिता, जिनका नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत ने इस प्रयोग को किया था, लेकिन सत्यव्रत उनमें स्व की मात्रा ज्यादा थी। वो अपना कल्याण अधिक चाहते थे, और उसी अपने कल्याण के नाते जब वो वशिष्ठ से विश्वामित्र के पास गए और कहा कि मुझे सशरीर स्वर्ग भेज दो, तो वशिष्ठ ने उन्हें साथ दिया कि जाओ तुम त्रिशंकु बन जाओ। और जब इन्होंने विश्वामित्र ने उन्हें सशरीर स्वर्ग भेजा, तो वहां से उन्हें धक्का दिया गया और विश्वामित्र ने रास्ते में उन्हें रोक दिया, तो वो त्रिशंकु हो। तो इनका ढुलमुल रवैया था, वो पूरी तरह से अस्पष्ट नहीं थे कि उन्हें शासन किस तरह से करना चाहिए। लेकिन राम स्पष्ट थे, उन्हें शासन किस तरह से करना चाहिए। वो प्रजा उन्हें चाहती थी। इसीलिए राम जब बन जा रहे थे तो प्रजा उनके साथ गई, और राम को यहां तक करना पड़ा कि प्रजा को सोते हुए छोड़ करके रात में सुमंत के साथ निकल जाना पड़ा सही तीर से। और फिर चित्रकूट में जब थे और भरत उन्हें मनाने गए, तो अकेले भरत नहीं गए, पूरी अयोध्या की प्रजा गई। और जब उन्होंने कहा कि आश्वस्त किया कि 14 वर्ष बाद आप 14 वर्ष तक मेरी प्रतीक्षा कीजिए, 14 वर्ष बाद मैं आपसे मिलूंगा और मैं आपको जो भी अपेक्षित होगा वो आपको प्रदान करूंगा। ये वाल्मीकि रामायण में भी आता है, ये कृतिवास रामायण में भी आता है, और ये रामचरितमानस में भी आता है। तब सब लोग तो प्रजा के नायक थे, वो प्रजा के राजा थे। और प्रजा के राजा, प्रजातंत्र उनका कैसा था? राम का आदर्श प्रजातंत्र कैसा था? कहते हैं प्रजा से उन्होंने कहा कि जो अनीत कछु देखो भाई, बर तो बर जो मुहि भय बिसराई। अगर तुम मेरे शासन में कुछ अनीति देखते हो, प्रजा को उन्होंने कहा, अगर मेरे शासन में कुछ अनीति देखते हो तो मुझे रोक दो,
तुम्हें कोई बगैर भय के रोक दो, निर्भय होकर रोको, क्योंकि मैं उसके लिए तुम्हें दंडित नहीं करने जा रहा हूं। क्योंकि राम के राज्य में दंड था ही नहीं। दंड जति में क्या है? भेदमहु नर्तक नृत्य समाज। दंड जो है खाली यतियों के, ऋषियों मुनियों के हाथ में रहता था, क्योंकि जति लोग दंड लेके चलते हैं, देखा होगा बहुत से शंकराचार्यों को भी लेके चलते हैं दंडी लोग। और नर्तक नृत्य भेद जो है वो नृत्य समाज में ही था, और मन ही जीता जाता था। जीत ही मन ही सुनीयस रामचंद्र के राज। तो आदर्श प्रजातंत्र था, प्रजा के हित के लिए काम होता था, और प्रजा को पूरा अधिकार था कि वो राजा के किसी अनीतिकर कार्य के लिए उसे रोक। अब आते हैं हम प्रताप पर। प्रताप की वंश परंपरा कम गौरवशाली। आपने सुना होगा कि बप्पा रावल के वंशज थे प्रताप। बप्पा रावल या शिलादित्य या कालभोग, ये तीनों नाम मिलते हैं उनके, बप्पा रावल के। तो बप्पा रावल 8वीं शताब्दी के महान योद्धा और महान शासक थे। उनके पिता की हत्या इनके बचपन में, इनके इनफैक्ट गर्भावस्था में जब ये थे तभी हो गई थी। बाद में भीलों ने उनको पाला पोसा, और हरितृष के सहयोग से उन्होंने मेवाड़ का शासन पाया। जितने जो है पेशावर तक से उन्होंने, क्योंकि 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद बहुत सा क्षेत्र जो है विदेशी आक्रांताओं से पीड़ित था, वहां उनका शासन था, उसे उन्होंने मुक्त कराया। आपको मालूम है कि रावलपिंडी में भी आपके मठ की एक वो है शाखा, इसीलिए उसे, और उन्हीं के द्वारा स्थापित की हुई, इसीलिए उसका नाम रावलपिंडी। तो उस वंश परंपरा में बप्पा रावल हुए, फिर रावल रतन सिंह हुए। 2 शाखाएं हो गई थी। रावल रतन सिंह के 1303 में रावल रतन सिंह जब अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध के बाद रावल रतन सिंह मारे गए, तो दूसरी शाखा जो छोटी शाखा थी वो सिसोद गांव में रहती थी। सिसोद गांव में रहती थी और वो राणा शाखा थी। ये रावल शाखा थी पहली शाखा, और दूसरी शाखा राणा शाखा थी। राणा शाखा के एक व्यक्ति जो अपने 7 पुत्रों के साथ गए थे 1303 के युद्ध में लड़ाई करने, उनमें से सारे लोग मारे गए थे, एक लखन सिंह बचे हुए थे। उन्होंने फिर बीड़ा उठाया चित्तौड़ को फिर से मुक्त कराने का। और उसके बाद उनके पुत्र हुए हरि सिंह, और हरि सिंह के पुत्र हमीर दियो। हमीर 2 हैं, एक तो रणथंभौर है हमीर, जो 1299 में अलाउद्दीन खिलजी को, जिन्होंने मीर महिमा और मीर कबरू वगैरह के को अपने यहाँ शरण दिया था, जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी। दूसरे ये चित्तौड़ के हैं। तो हमीर देव ने फिर से मुक्त कराया पूरा चित्तौड़। हमीर देव के बाद राणा कुंभा। राणा कुंभा एकमात्र ऐसे, समुद्रगुप्त के बाद एकमात्र ऐसे भारतीय शासक हैं जो कोई लड़ाई नहीं हारे थे, राणा कुंभा। और राणा कुंभा के बाद राणा सांगा आते हैं। तो इतने पराक्रमी लोगों के बाद, इतने पराक्रमी पूर्वजों के होते हुए हम
राणा प्रताप को सबसे अधिक महत्व क्यों देते हैं, उनके शासन की बात हम क्यों आज करें। जो राणा लोग होते हैं चित्तौड़ के, वो शासक स्वयं को शासक नहीं मानते हैं। शासक कौन होता है? एक लिंग का शासन। मेवाड़ पर शासन होता है एक लिंग का। एक लिंग मतलब शिव, जो उनके यहाँ के मंदिर में प्रतिष्ठापित है मेवाड़ के। और एक लिंग के दीवान होते हैं राणा लोग, उनके नाम पर शासन करते हैं राणा। और जो राजचिन्ह है मेवाड़ का, उस राजचिन्ह में सिसोदियाओं के तलवार ढाल और तीर धनुष, भीलों का तीर धनुष दोनों। जो राणा होता है उसे राणा कीका कहते हैं। राणा प्रताप के बाद उसे राणा कीका कहते हैं। कीका भीलों में बच्चे को कहते हैं, पुत्र को कहते हैं। तो राणा प्रताप राणा बनने से पहले ही, गद्दी पाने से पहले ही भीलों के साथ उन्हें रख दिया गया था। और भीलों के साथ ही रह करके वो शिक्षा दीक्षा, युद्ध शिक्षा ग्रहण करते थे। और भील उन्हें राणा कीका कहते थे। और राणा पुंजा एक होता है जो भीलों में होता है उसी समय से। तो जब 1568 में अकबर ने मेवाड़ पर चढ़ाई की तो पूरी तरह से मेवाड़ पददलित हो गया और मेवाड़ का तीसरा साका हुआ। तीसरा साका, तीसरा जौहर हुआ। पहला जौहर कब हुआ था? पद्मिनी के जमाने में, रावल रतन सिंह। दूसरा हुआ था हुमायूं के जमाने में, जब बहादुर शाह जो है कर्णावती ने किया था दूसरा। तीसरा जौहर जो है 1568 में हुआ और ये आखिरी जौहर था जब अकबर ने घेरा डाला था मेवाड़ और 30,000 निरपराध लोग मारे गए। तो वहां से राजधानी, क्योंकि उस पर अकबर का अधिकार भी हो गया था, और अधिक सुरक्षित जगह पर उदय सिंह चले गए उदयपुर। 1572 में होली से 2 दिन पूर्व उदय सिंह का निधन होता है और होली के दिन 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह का दाह संस्कार। आप लोग जानते हैं कि राजगद्दी कभी खाली नहीं है। जैसे राजा का अवसान होता है तैसे नया राजा सिंहासनारूढ़ होना चाहिए। इन लोगों ने इंग्लैंड का संविधान पढ़ा होगा, उन्होंने पढ़ा होगा ना कि राजा नहीं है, लॉन्ग लिव द किंग। राजा गया, द किंग हैज डाइड, लॉन्ग लिव द किंग। दोनों एक साथ बोले जाते थे क्योंकि नया राजा तत्काल। तो इनकी एक पत्नी, उदय सिंह की पत्नी का नाम, दूसरी पत्नी पहली जयवंताबाई थी जिससे कि राणा प्रताप थे। दूसरी पत्नी इनकी भट्टियानी थी। भट्टियानी के पुत्र थे जगमान। रानी क्योंकि ज्यादा प्रिय थी उदय सिंह को, रानी ने वचन ले लिया था कि हमारे बाद, कि आपके बाद जगमाल ही राणा बनेंगे। जब तक दाह संस्कार के बाद ये लोग आते गोगुंदा में, तब तक सिंहासन पर बैठे हुए पाए गए जगमाल। उनका सिंहासनारूढ़ हो चुके थे वो।
फिर प्रजा ने और सरदारों ने यह निर्णय लिया कि इस सिंहासन के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन है? राणा प्रताप। प्रताप सबसे उपयुक्त। और जगमाल को खींच के उतारा गया। बाद में वो जहाज चले गए अकबर के पास और जहाजपुर की जागीर अकबर को उन्हें दी। तो और राणा प्रताप का तिलक हुआ। तो राणा प्रताप और राम रघुवंशी राम की जब हम तुलना करते हैं, सूर्यवंश से ही ये भी निकले थे। वो वंश एक ही दोनों का। जो वंश राम का है वही वंश राणा प्रताप का है। आप भी आज भी जाइए उदयपुर में तो सूर्य का वो मिलता है। तो सूर्यवंशी प्रताप ने भी वो भी जनता के राजा थे, जनता के राणा थे, जनता के दीवान थे। उन्होंने वंश परंपरा से उसे केवल वंश परंपरा के कारण नहीं आहरित किया था। और जब 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई होती है तो देखा यह जाता है कि पहले केवल राजपूत लड़ते थे, लेकिन हल्दी घाटी की लड़ाई में सबसे आगे जो सेना थी वो भीलों की थी। 400 भील अपने तीर धनुष के साथ सबसे आगे थे। यानी राम को जिस तरह से राम को सहयोग मिला था गिरिजनों वनजनों का, जिन्हें आज हम बानर भालू कहते हैं, उसी तरह से सहयोग मिला राणा प्रताप को भी। राम ने जिस तरह से विदेशी रावण से, जो कि सांस्कृतिक आक्रमणकारी था, जिस तरह से मुक्त करा दिया था सिद्धाश्रम, जनस्थान और दंडकारण्य को, उसी तरह से मेवाड़ को प्रताप मुक्त करा रहे। अकबर के आक्रमण के बाद उत्तरी पूर्वी भाग मेवाड़ का मुगलों के अधीन हो गया था। और उत्तरी पूर्वी भाग ही एक ऐसा भाग था जो कि उपजाऊ था और जिससे कि आमदनी होती थी, जिससे कोष में पैसा आता था। तो कोष में पैसा, एक तो 1576 की लड़ाई हार गए थे हल्दी घाटी की लड़ाई नहीं, और प्रताप से कितना उनके लोग जो है प्रेम करते थे, उसका उदाहरण झालामान सिंह से आप में पा सकते हैं। जब प्रताप घिर गए और यह लगभग तय हो गया कि अब प्रताप मारे जाएंगे, तो झालामान सिंह, जो कि प्रताप के ही आयु के और प्रताप की ही कदकाठी के थे, उन्होंने उनका राज्य चिन्ह और छत्र ले लिया। और नतीजा यह हुआ कि प्रताप को निकल जाने का अवसर मिला और स्वतंत्रता के लिए आगे भी संघर्ष करने का अवसर मिला और झालामान सिंह मारे गए। ये कम है क्या कि अपने नेता के लिए, अपने राजा के लिए, अपने दीवान के लिए कोई व्यक्ति अपना प्राण उत्सर्ग कर दे, अपने को मृत्यु के हवाले कर दे। इतना ही नहीं, पैसे की भी कमी थी। तो पैसे की जो कमी थी तो भामाशाह ने इतनी उनको संपत्ति दी, इतने स्वर्ण और रजत मुद्राएं दी, जिससे कि वो अगले 12 सालों तक 25,000 सैनिकों को या 12,000 सैनिकों को 25 सालों तक वेतन दे सकते। और उस पैसे से उन्होंने जब लड़ाई शुरू की तो एक किले से दूसरे किले को मुक्त कराते गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि जनता का सहयोग उनके साथ था।
प्रताप के संघर्ष के समय अक्सर ये देखा जाता है, चाहे वो रतन सिंह का संघर्ष रहा हो, चाहे हठी हमीर का संघर्ष रहा हो, चाहे मालदेव का संघर्ष रहा हो। मालदेव का संघर्ष सबसे कड़ा संघर्ष था, जिसके बाद क्या कहता है, हुमायूं को किसने पराजित किया था? वो अफगान शासक कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत हार जा रहा था। तो सबके साथ विश्वासघात हुआ था और उस विश्वासघात के कारण वो हारे थे। प्रताप इकलौते ऐसे शासक हैं, स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है प्रताप, जो विदेशी दासता के खिलाफ लड़े, जिनके खिलाफ किसी ने भी कोई षड्यंत्र में भाग नहीं लिया, किसी षड्यंत्र में भाग नहीं लिया। तो मैं चावंड में जब इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई तो वहाँ इन्होंने एक सभा मंडल बनाया, और वो सभा मंडल ऐसा था कि वो सामान्य नागरिकों को, भीलों को उसमें सम्मिलित किया गया, और उनके साथ मिल करके इन लोगों ने प्रताप शासन चलाया। और जिसका नतीजा यह हुआ कि दिवेर के युद्ध के बाद, 1582 के दिवेर के युद्ध के बाद निरंतर प्रताप की विजय होती रही। तो राम राज्य की संकल्पना, राम राज्य, गांधी भी चाहते थे राम राज्य आज भी की सरकार भी चाहती है राम राज्य लक्ष्य हमारे संविधान का भी है। राम कोई कहता 7000 वर्ष पहले हुए, कोई कहता है 10,000 वर्ष पहले हुए, कोई कहता है लाखों वर्ष पहले हुए, कुछ निश्चित नहीं है। लेकिन इतना उनके बारे में लिखा गया है, वो ऐतिहासिक पुरुष हो गए हैं, वो पौराणिक ही खाली नहीं रह गए हैं, ऐतिहासिक पुरुष हो गए। और इतने लंबे कालखंड में भी आज जब बात होती है किसी सुशासन की, तो राम राज्य की बात होती है। तो और जैसा कि मैंने कहा कि यह राम राज्य वस्तुतः क्या है, आदर्श प्रजातंत्र है, जिसमें प्रजा भयमुक्त रहे, शासक की आलोचना भी भयमुक्त होकर के कर सके, उसे बता सके, और प्रजा से प्रजा भयमुक्त होकर के राजा को बता सके कि आपका कौन सा निर्णय ठीक है, कौन सा निर्णय ठीक नहीं है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आज इस विषय पर संबोधित करने के लिए, आपसे मुलाकात के लिए। और विषय बड़ा गंभीर भी है, उत्तेजक भी है, और ऐतिहासिक दृष्टि भी मांगता है। इसलिए मैं अनूप पांडे जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कि इस विषय का चयन किया। आप समस्त आचार्यों को और छात्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, इतने दत्तचित्त शांत होकर मुझे बर्दाश्त करने के लिए इतने समय तक। और अध्यक्ष महोदय भी बर्दाश्त कर रहे थे, हाँ, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक ही चीज़ और कहना है कि राम राज्य की जो संकल्पना है, जो परिकल्पना है, उसे अगर कहीं क्रमबद्ध किया जाए, कहीं विबद्ध किया जाए,
कि वस्तुतः राम राज्य क्या होता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। हो सकता है हमारे शासकों के लिए वो एक गाइड की तरह से काम कर सके। धन्यवाद आप लोगों को एक बार धन्यवाद। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय कार्यक्रम अध्यक्ष सादर। आदरणीय मुख्य अतिथि रणवीर सिंह जी, डॉक्टर वेंकटरमण पांडे जी, उपप्राचार्य डॉक्टर सुबोध कुमार मिस्त्री जी, मंच संचालक, मुझे -3 मिनट मिला हुआ बोलने के लिए, -3 मिनट। तो 3 मिनट में प्रबंध काव्य जो है वो तो नहीं कहा जा सकता जो रणवीर सिंह सर ने किया है। मैं मुक्तक ही 2-4 लाइनें कही जा सकती -3 मिनट में। तो मैं ये 2 लाइन इसका रामचरितमानस का कह करके बात अपनी आगे बढ़ाऊंगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहुई नहीं व्यापार। यही आदर्श है किसी भी राज्य का, यही आदर्श है और जनता यही चाहती है और ऐसा राम के राज्य में हुआ। इसीलिए उनको जो है हम सब लोग यही सोचते हैं कि राम राज्य जो है वो आवे, मतलब हमें किसी तरह का किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो, किसी भी प्रकार का। दूसरी चीज ये है, ये भारतीय पखवाड़ा है तो भारत का जो है ये सारस्वत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये अपने आप में एक अद्भुत चीज है। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को बधाई देता हूँ कि इतना शानदार कार्यक्रम और आपको इतने बड़े बड़े विद्वानों से जैसे आज रणवीर सिंह जी थे तो उनको सुनने का मौका मिल रहा है। मैं 2-4 लाइन ही कहूँगा, जैसा मैंने कहा मुक्तक, क्योंकि समय नहीं है, आप लोगों को क्लास में भी जाना है अपने 2 बजे। तो कहा जाता है कि लीक पर जो है 3 ही लोग चलते हैं। लीक लीक 3 ही चलन, कायर कूत कपूत, लीक छोड़ 3 ही चलें, शायर सिंह सपूत। तो ये 12 जनवरी से शुरू हुआ पखवाड़ा, विवेकानंद जयंती से शुरू हुआ और 26 जनवरी तक चलेगा। और आप देखेंगे हम जितने लोगों को भगवान मानते हैं या महापुरुष मानते हैं, कमोबेश सभी लोग जो है लीक छोड़ करके चले हैं। चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो आचार्य शंकर रहे हों, चाहे वो महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज रहे हों, चाहे वो महंत अवैधनाथ जी महाराज रहे हों, और चाहे आज मोती जी और जोगी जी रहे हों। आप ये देखेंगे सभी लोग जो है जो लीक है ये लीक छोड़ करके चले हैं। मतलब ये कि इन्होंने कभी ये नहीं सोचा, वाकई नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि जो इस मंदिर के हमारे महंत लोगों ने किया सामाजिक समरसता का, वो अपने आप में किसी महंत के लिए या किसी जो है क्या कहते हैं मठाधीश के लिए, किसी पीठाधीश्वर के लिए बहुत अद्भुत बात थी। और जब ये महाराज ने जो है किसी हरिजन को या किसी को बनाने का कहीं पीठाधीश्वर या किसी मंदिर का पुजारी, तो पूरा संत समाज यहाँ तक कि शंकराचार्य भी नाराज हो, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि उनको ये रोग नहीं लगा था जो कि आजकल सभी लोगों को 99.9% लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो आपको अगर जीवन में कुछ बनना है तो आपको तमाम सारी ऐसी रूढ़ियां परंपराएं उनको तोड़ करके आगे बढ़ना है। अगर आपको राम बनना है, अगर आपको विवेकानंद बनना है, सब लोग अलग अलग तरीके से बने हैं और सबका विरोध हुआ है। आज शंकर का विरोध हुआ, तुलसीदास का विरोध हुआ जब उन्होंने हिंदी में लिखा, अवधी में लिखा रामचरितमानस को, सारे ब्राह्मण समाज उनके खिलाफ खड़ा था। बुद्ध ने जब कहा कि ये जो हम कर्मकांड दुनिया भर का करते हैं सब वैसे कुछ नहीं है, तो उनका बहुत विरोध हुआ। वही महावीर का जो बहुत विरोध हुआ, आचार्य शंकर
जब उन्होंने अपनी माँ का दाह संस्कार करने के लिए संन्यास के बाद गए तो सारे ब्राह्मण समाज ने विरोध किया। अपनी माँ के टुकड़े करके किसी तरह से अकेले उठा लेकर के उन्होंने जाकर के किया। तो आपको समाज की ऐसी रूढ़ियों परंपराओं को तोड़ना है, तभी आप विद्वान कहे जाएंगे। क्यों? सा विद्याए विमुक्त, ये कहा जाता है विद्या वही है जो हमें मुक्त करती है हमारी रूढ़ियों से, बेड़ियों। ये रूढ़ियां जो है यही बेड़ियां हैं। यही महाराणा ने भी किया, महाराणा प्रताप ने यही किया। उस समय सभी लोग जो है राज्य बचाने के लिए कितने समझौते करते हैं। ही वॉज द ओनली, एक राजा थे, महाराजा थे पूरे हिंदुस्तान में, उसके बाद और हुए, कि जिन्होंने समझौता नहीं किया। नहीं तो भी ऐश्वर्य की जिंदगी जीते, केवल ये कह देते ठीक है हम आपका ऊपर से मानते हैं और कुछ अपना कर वगैरह जो भी जो और राजा लोग किए थे उस समय किए। उन्होंने इस लीग से हट करके काम किया अपनी स्वतंत्रता के लिए। मैं तो कहूँगा हिंदू राष्ट्र के लिए पहली लड़ाई महाराणा प्रताप ने की, पहली लड़ाई। और जितने भी लोगों को आप देखेंगे तो मेरा आह्वान है, आप लोग भी जात पात के जो आइलैंड्स हैं, जो घोंसले हैं, उनसे बाहर निकलिए और सारी बेड़ियों को तोड़ करके कुछ ऐसा कीजिए जिससे समाज आपको याद रखे। आपकी शिक्षा तभी सार्थक है जब आप ऐसा कर सकें, नहीं तो लीग पर चल करके आप कुछ नहीं कहेंगे, अनसंग आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमेशा कुछ नया करने के लिए, जिसको क्रिएटिव भी सर्जन भी कहा जाता है, तो आप कुछ नया कीजिए और कहने और समाज से क्या कहेंगे लोग, इससे आप बाहर निकलिए इस तरह की बातों से, तभी आपका जीवन सार्थक मिलेगा। एक ही जीवन मिला आपको और मानव जीवन बहुत कहा जाता है कि अमोल है, अनमोल है। इसीलिए आप कुछ ऐसा करके जाइए। कहा जाता है ना कि रात में जब आप सोइए तो क्या है, जिस जगह से जागा सुबह उस जगह से आगे बढ़ के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो। धन्यवाद। आभार ज्ञापन है डॉक्टर वेंकटरमण। भारत भारती पखवाड़ा जो प्रत्येक वर्ष 12 से 26 जनवरी तक चलता है, के अंतर्गत आज हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि के अवसर पर राम राज्य की संकल्पना रघुवंशी राम से महाराणा प्रताप विषय पर हम सबके बीच मुख्य वक्ता के रूप में परम आदरणीय श्री रणविजय सिंह जी उपस्थित हैं। आपने रघुवंश की वंशावली और रघुवंश में राम राज्य की स्थापना को जिस तरह से सुगम्य और सरल रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया, इसके साथ ही साथ उन्होंने राम राज्य का ऐसा सजीव दृश्य हम सबके सामने प्रस्तुत किया और इसके साथ उन्होंने हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप के दिव्य स्वरूप को भी हम सबको बताया, हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। साथ ही साथ राणा वंश के पराक्रमी शासकों, उनके विचारों से हम सबका मार्गदर्शन किया। ऐसे विद्वान मनीषी को पाकर निश्चित रूप से यह महाविद्यालय परिवार प्रसन्नचित है, आह्लादित है और प्रफुल्लित है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके अभिभावक परम आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र भारती जी भी उपस्थित हैं। आपका सरल एवं सहज व्यक्तित्व कृतित्व ही हम सबके लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। आज प्रातः 10 बजे से ही सर का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है और समय समय पर हम सबको वह नई नई चीजें बताते हैं, सिखाते हैं। निश्चित रूप से आपका सानिध्य पाकर हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह महाविद्यालय परिवार आपके प्रति भी आभार ज्ञापन करता है और जिस प्रकार से सर ने हम सबको लीग से हटकर कुछ नया अनोखा करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा भरी, उसके लिए मैं सर का कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जय हिंद।
सुजलां